हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल देखकर आप आज का टॉपिक समझ ही चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इसराइल और पैलेस्टीन के प्रेजेंट सिनेरियो को। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी ये आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी हाईलाइटेड इवेंट है। इसराइल और पैलेस्टीन कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट में है फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। लगभग कॉन्फ्लिक्ट को 100 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। द कॉन्फ्लिक्ट was started in the 1917, but there was no amicable resolution as of now. So they both are on the extreme ends, and right now they are both fighting for their own survival. इसराइल और पैलेस्टीन के बीच ये लड़ाई चल रही है काफ़ी टाइम से। और अगर हम देखें इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का क्रक्स जो है, दैट इज़ द सिटी ऑफ जेरूसलेम। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे इवेंट को इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड। इस वीडियो को देखिएगा, होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो जाएं इस वीडियो में ही। स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट, डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा बिगिनिंग से एंड तक देखिएगा। आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस टॉपिक के लगभग सारी चीज़ें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको समझ आएगा। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल सेशन में जाने से पहले हम एक बार एक ज्योग्राफिकल मैप के थ्रू समझते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इस पूरी कंट्री की। तो इसराइल और पैलेस्टीन को अगर आप डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर रहे हैं तो दो कलर्स के साथ, इसराइल इज़ बीइंग शोन इन ऑरेंज कलर वेयर एज येलो इज़ द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। जो लड़ाई चल रही है वो पर्टिकुलरली गाज़ा और वेस्ट बैंक, ये जो दो रीजन्स हैं, यहाँ से इन टेरिटरीज़ के लिए पर्टिकुलरली जेरूसलेम अगर हम देख रहे हैं, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बोथ, विच इज़ बीइंग क्लेम्ड एज डिफेक्टो कैपिटल ऑफ इसराइल एज वेल एज पैलेस्टीन, दोनों ही जेरूसलेम को अपनी कैपिटल मानते हैं। और ये रही आपकी सिटी ऑफ जेरूसलेम। यहाँ पर सबसे जो ख़ास बात है वो ये कि ये जेरूसलेम बहुत ही हॉली सिटी मानी जाती है। चाहे हम इस्लाम की बात करें, हम बात करें ज्यूज़ की, या हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तीनों ही रिलीजन के लिए ये हॉली सिटी है। नाउ तो एक मैप के थ्रू अगर क्लैरिटी आपको मिल रही है तो दिस ऑरेंज कलर एंटायर बेल्ट इज़ ऑफ इसराइल, देन येलोइश में आपको दिख रहा है द एरियाज विच इज़ कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीन। पड़ोसी देशों को देखें तो वेस्ट बैंक के साथ जॉर्डन पड़ रहा है, और गाज़ा के साथ इजिप्ट भी है, और आपका इजिप्ट और इसराइल भी आपस में पड़ोसी हैं। वेराज दो जगह अगर आपको साइड में दिखती है तो देखिए, ऊपर नॉर्दर्न एरिया में आपको गोलान हाइट दिख रहा है, गोलान हाइट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। और इसराइल की मेन सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो हाइफा, देन वी हैव नेतन्या, तेल अवीव, तेल अवीव भी आपको बड़ी सिटी दिख रही है। एंड ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी उनकी डेंस पॉपुलेशन है। अदरवाइज़ पूरी कंट्री की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ क्वाइट लेस। वेरस पैलेस्टीनियन रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो बेथलेम हो, रमल्ला हो, ये सभी एरियाज़ काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। भाई किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जानना ये ज़रूरी है कि उसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के, इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब से हुई, तब से लेकर आज तक की क्रोनोलॉजी को अगर हम समझेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डीकोड द एंटायर सेट ऑफ इवेंट्स। चलिए तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हम, जब भी बात आएगी इसराइल एंड पैलेस्टीन की, तो आपको जानना है 1917 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन द टेरिटरीज वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिशर्स, और यहाँ पर साइन हुआ था बेल्फोर अग्रीमेंट या बेल्फोर डिक्लेरेशन। क्या था ये डिक्लेरेशन? तो बेसिकली बेल्फोर एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटेन के, जिन्होंने ये कहा और सपोर्ट किया उन्होंने कि ज्यूज़ शुड हैव अ पर्टिकुलर नेशन, या यहाँ पर ये सपोर्ट हम ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव में भी कह सकते हैं। सो ब्रिटिश सपोर्टेड ज्यूज़ नेशन। एक ज्यूज़ नेशन हो, क्योंकि ज्यूज़ की और कोई कंट्री है नहीं, तो ब्रिटेन ने इसको सपोर्ट किया था थ्रू बेल्फोर डिक्लेरेशन। और इसको ऑब्वियसली
जो इजरायली थे वो अग्री कर रहे थे इस चीज़ पर, लेकिन अरब्स जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। हुआ क्या, सिंस अरब जो थे दे वर इन मेजॉरिटी, अरब्स वर इन मेजॉरिटी, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट अग्रीइंग बाय दिस डिक्लेरेशन, हम इसको नहीं मानते। एंड अल्टीमेटली दे फोर्स्ड अ होलोकास्ट, जिसमें लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज़ मारे गए। ये एक अनऑफिशियल फिगर है, इट कुड बी मोर देन दिस। तो 60 लाख से ज़्यादा ज्यूज़ ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, और यहाँ पर पहली बार हुआ एक अरब और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। यहीं से ये कहानी शुरू होती है, अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। 1947 में, अब ब्रिटिशर्स के पास ये अगले 30 साल तक ये टेरिटरी रही, फ्रॉम 1917 टिल 1947। 1947 में हमारे पास चीज़ें बदली और 47 में आ गया यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान। यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान, और इस पार्टीशन प्लान में ये कहा गया कि जो सिटी ऑफ जेरूसलेम होगा, इट शुड बी एन इंटरनेशनल सिटी। कोई भी कंट्री इसको अपने अंदर नहीं रखेगी, कोई टेक ओवर नहीं करेगा, और इट शुड बी एन इंटरनेशनल सिटी। जिसके बाद शुरू हुई लड़ाई, और इसको हमने बोला 1948 का वॉर, अरब इज़राइल वॉर। सो 1948 में ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस को विदड्रॉ कर लिया, बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान रखा था। ब्रिटेन उस जगह को छोड़कर चला गया, तो ब्रिटेन विड्रू इट्स फोर्सेस, ब्रिटेन withdrew its forces from the region of Palestine. As and when ये फोर्सेस हटी वहाँ से, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन वुड बी द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। सारे कामों के लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, और इसी में यूनाइटेड नेशन ने अपना पार्टीशन प्लान रखा था। तो इस पार्टीशन प्लान को जिसकी हम बात कर रहे थे, इस पार्टीशन प्लान पे इजराइल वॉज एग्रीड, बट अरब ने बोला वी आर नॉट अग्रीइंग टू दिस कंडीशंस, एंड इसी में अरब ने कर दिया अटैक, किस पे, इजराइल पे, और लड़ाई हो गई शुरू। तो 1948 में इजराइल ने क्या किया था, पहले इजराइल ने कहा कि वी आर इंडिपेंडेंट, और इजराइल एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, ये 1948 में इजराइल ने कहा। आफ्टर दैट अरब ने उन पर किया अटैक, और यहाँ से शुरू हुई लड़ाई। दिस वॉज कॉल्ड अरब इजराइल वॉर या पैलेस्टीनियन इजराइल वॉर ऑफ 1948। इस लड़ाई में जो एंड रिजल्ट हुआ वो ये कि इजराइल बहुत धमाकेदार तरीके से जीता, और वंस दी वॉर सीडेड, जब वॉर ख़त्म हुई, इजराइल के पास लगभग 50% से ज़्यादा टेरिटरी थी। मीन्स जितना पहले था उनके पास उससे 50% से ज़्यादा सीड वो कर चुके। तो इजराइल हैज़ 50% मोर टेरिटरी देन द यूएस पार्टीशन प्लान, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान में जो उनको मिला था उससे ज़्यादा 50% ज़्यादा लगभग उनको टेरिटरी मिली, ऑल बिकॉज अरब ने उन पर इन्वेड करने की कोशिश की। और अब अगर हम मैप को वापस देखें एक बार, तो इस मैप के अकॉर्डिंगली देखा जाए, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक ले लिया इस बैटल में 1948 के। जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया द एरिया ऑफ वेस्ट बैंक, साथ में जेरूसलेम की हॉली सिटी भी, और इजिप्ट को मिला गाज़ा। ये इजिप्ट ने गाज़ा का एरिया ले लिया पूरा, रेस्ट जितना एरिया है वो इजराइल का हुआ। 1964 में फिर क्या हुआ,
1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको नाम दिया गया PLO, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक नाम सुना होगा यासिर अराफात का, वो इसी PLO के लीडर बने। तो PLO बनाया गया था ताकि वो कन्फ्रंट कर सकें इज़राइल को रोक सकें एक्सपेंशन से। 1967 में फिर से एक लड़ाई हुई, ये कन्फ्रंटेशन हुआ, एंड दैट वाज कॉल्ड, क्योंकि ये 6 days चला था, इट वाज कॉल्ड 6 day वॉर बिटवीन अरब एंड इज़राइल। इस लड़ाई में इज़राइल फिर से जीता। इज़राइल ने सीज़ कर दिया इस बार वेस्ट बैंक भी और साथ ही साथ जेरूसलेम भी। दोनों ही सिटीज़ इनके पास आ गई, वेस्ट बैंक भी और जेरूसलेम भी। लेकिन इज़राइल ने फिर ये दोनों ही वापस कर दिया जॉर्डन को। एनेक्स नहीं किया था, हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इन्होंने बस सीज़ किया था। जो गाज़ा का एरिया है ये इजिप्ट को मिला, लेकिन इजिप्ट हमेशा से फेवर करता था पैलेस्टीन का, और इस वजह से PLO को उन्होंने वो अथॉरिटी दी हुई थी कि आप इस एरिया को ऑपरेट कर सकते हैं। लगभग 20 साल तक चीज़ें इसी तरीके से चलती रही, और 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको नाम दिया गया हमास। हमास was founded. हमास was founded. ये एक मिलिटेंट ग्रुप या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, जिसको कि US गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको बनाने वाले थे कौन? इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड, जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने ये बनाया। और ये बोलते थे कि हम लोग वायलेंट तरीके से जिहाद करेंगे और सारी टेरिटरी वापस लेंगे जो इज़राइल के पास है। एवरी इंच वुड बी सीज्ड, ये इनका स्लोगन था 1987 में। 1988 में अगले ही साल PLO ने, यानी जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने वेस्ट बैंक सीड कर लिया और साथ ही साथ जेरूसलेम भी। ये इन्होंने ले लिया जॉर्डन से, वेस्ट बैंक और जेरूसलेम की टेरिटरी इन्होंने ले ली। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज था, कन्फ्रंटेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हुए जा रही थी, तो दुनिया भर में हर तरफ एक मैसेज जा रहा था कि इसको रिजॉल्व किया जाए जल्दी से। तो 1993 में हुआ ऑस्लो एकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ पर कि ये ऑस्लो एकॉर्ड, यानी ऑस्लो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। तो ऑस्लो एकॉर्ड दो हुए थे ऑस्लो में, दो ऑस्लो एकॉर्ड हुए थे, ऑस्लो में नहीं हुए थे, दो ऑस्लो अकॉर्ड थे। दैट मीन्स ऑस्लो 1 एंड ऑस्लो 2। जो ऑस्लो अकॉर्ड फर्स्ट था, इट वॉज साइंड इन वॉशिंगटन DC। तो खास बात यही है, नाम है उसका ऑस्लो अकॉर्ड, साइन हो रहा है वॉशिंगटन में। ऑस्लो 2 वॉज साइंड इन ताबा सिटी ऑफ इजिप्ट। नाम ऑस्लो है, साइन हो रहा है ताबा में। तो ऑस्लो अकॉर्ड ही इसको नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इट वॉज अ सीरीज ऑफ सीक्रेट नेगोशिएशन। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी जो कि शुरू की गई थी ऑस्लो में, इस वजह से इसको ऑस्लो अकॉर्ड नाम दिया गया। तो जब 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था पहला और दूसरा, इन दोनों में एक ही खास बात देखी गई कि रिकग्निशन मिल गया। इज़राइल ने बोला ठीक है, वी एक्सेप्ट PLO एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट,
और दोनों ने एक दूसरे को रिकग्नाइज़ किया। यहीं पर इसराइल ने पीएलओ को ऑटोनॉमी भी दी, दो स्लाइड ऑटोनॉमी थी, कंप्लीट नहीं। गाज़ा और वेस्ट बैंक में इनको ऑटोनॉमी मिल गई थी। इस ओस्लो अकॉर्ड के बाद ये बहुत दुनिया भर में ये अकॉर्ड छाया, क्योंकि 1994 के जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स थे, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, वो यही लोग थे जिन्होंने इस अकॉर्ड में सिग्नेटरीज जो बने। तो नोबेल पीस प्राइज़ 1994 का दिया गया था शिमोन पेरेस को। शिमोन पेरेस वॉज दी पीएम ऑफ इसराइल, 2 बार पीएम रहे और प्रेसिडेंट भी बने ये बाद में। अभी 2014 तक ही वॉज दी प्रेसिडेंट, और उस टाइम पर ही वॉज दी फॉरेन मिनिस्टर। और साथ में इज़ाक रॉबिन ये उस दौर में रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्ड के टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया फॉर इज़राइल, और सामने इनके थे यासिर अराफात, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ये भी माने जाते थे, और इन्होंने लीड किया था पीएलओ को या पीएलओ के डेलीगेशन को, और इनको भी दिया गया नोबेल पीस प्राइज़। तो ये 3 लोग नोबेल प्राइज़ विनर थे 1994 में फॉर साइनिंग ऑफ द ओस्लो अकॉर्ड। और इस डील को क्रैक करने वाले में यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम के, दैट वाज बिल क्लिंटन, उनका भी रोल काफ़ी बड़ा था। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से इतिहास चलता आया है इसराइल और पैलेस्टीन का। आज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग दुनिया के 85% कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं इसराइल को एज अ सॉवरेन कंट्री। इसकी सॉवरेनिटी को मानते हैं सब। पैलेस्टीन के साथ लोगों की एम्पैथी है काफ़ी। और डिमांड्स की बात अगर की जाए तो इसराइल क्या चाहता है और पैलेस्टीन क्या चाहता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसराइल की चाहत है कि इसराइल को ज्यूइश स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी होम ऑफ ज्यूज़ डिक्लेयर किया जाए। मोरओवर इनका ये भी कहना है कि जो भी पैलेस्टीन के रेफ्यूजीज़ 1948 वॉर के बाद आए, वो सब लोग वापस से जाएं पैलेस्टीन। उनके लिए कोई घर इसराइल नहीं बनाएगा। ये इसराइल की डिमांड्स हैं, ये हमका एक्सपेक्टेशंस हैं। कमिंग ऑन टू पैलेस्टीन, पैलेस्टीन क्या चाहता है? पैलेस्टीन चाहता है कि उनको कंप्लीट कंट्रोल ओवर वेस्ट बैंक मिले, साथ ही साथ गाज़ा भी कंप्लीट वही कंट्रोल करें। मोर ओवर उनकी कैपिटल उनको मिले जेरूसलेम, और जेरूसलेम एट प्रेजेंट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इसराइल ऑल्सो। तो पैलेस्टीन चाहता है जेरूसलेम को अपनी कैपिटल बनाना, और साथ ही साथ क्योंकि मुस्लिम स्टेट रहेगा तो हॉली सिटी जो है वो भी इनको मिल जाए। तो ये तो इनकी दोनों की डिमांड्स की हमने बात की, या साथ में साथ ये एक्सपेक्टेशंस भी इनकी हैं। आई बिलीव यहाँ तक आपको सारे के सारे जो एक हमने क्रोनोलॉजी समझी फ्रॉम 1917 टिल 1993, ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं एक बहुत ही ख़ास रीज़न पर जिसके लिए सारी लड़ाई है। तो सेंटर ऑफ पूरे के पूरे इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जो क्रक्स है या सेंटर है, वो है द सिटी ऑफ जेरूसलेम। बहुत हिस्टोरिक साइट, क्योंकि यहाँ पर है टेम्पल माउंट। which is holy for Muslims, Jews as well as Christians, सभी लोगों की होली सिटी। मुस्लिम के लिए ये क्यों फेमस है, क्यों मुस्लिम्स लोग इसको क्यों अपना होली सिटी मानते हैं? तो जब उमैयद खलीफा हुआ करते थे तो उस दौर में कहा गया कि मुस्लिम्स ने यहाँ पर बनाया हरम अल शरीफ या
ये है अल अक्सा मॉस्क। मुस्लिम्स ऐसा बिलीव है उनका कि जब मोहम्मद साहब जेरूसलेम की तरफ यात्रा करने के लिए गए थे तो वो इधर से होते हुए ही गए थे, तो इस वजह से उनके लिए ये साइट बड़ी हॉली मानी गई है। अगर हम बात करें ज्यूज़ की कि ज्यूज़ इसको हॉली क्यों मानते हैं, टेम्पल माउंट को, तो ज्यूज़ में एक राजा हुए जिनका नाम था किंग सोलोमन। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसको सोलोमन टेम्पल नाम से जाना गया। ये सोलोमन टेम्पल में ही है होली ऑफ हॉलीज़। होली ऑफ हॉलीज़ इज़ अ रूम जो सबसे ज़्यादा वैल्यू किया गया है इन ज्यूज, सबसे हॉली प्लेस उनका माना गया है क्योंकि यहीं पर रखा गया है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। बाइबल के हिसाब से आर्क ऑफ द गॉड। यहाँ पर पत्थर के बने 2 टैबलेट्स हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। एक रूम है, ये एनक्लोज रूम है विदाउट एनी वेंटिलेशन, और यहाँ पर सिर्फ जो साल में एक बार ये खुलता है ऑन द डे ऑफ अटोनमेंट, जो हॉलीडे उनका माना जाता है। और उस दिन जो सबसे हेड प्रीस्ट होते हैं ज्यूज़ कम्युनिटी के, वो यहाँ पर जाते हैं, अकेले जाते हैं। कुछ बहुत बिलीव्स भी हैं उनके, जैसे लैम ब्लड वगैरह, उससे एक लैम सेक्रीफाइस किया जाता है, उसका ब्लड लेकर जाते हैं। सो देर आर बिलीव्स जो वहाँ पर फुलफिल किए जाते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्ट, हम बात करेंगे अब कि ये सिटी होली क्रिश्चियनिटी के लोगों के लिए क्यों है। सो क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव किया जाता है कि ये क्रिश्चियंस का हेरोड मंदिर है या हेरोड टेम्पल है इनका। हेरोड टेम्पल वो जगह जहाँ पर जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़े हुए कई सारे इवेंट्स बचपन में हुए। जीसस क्राइस्ट यहाँ घूमे फिरे चले, तो इस वजह से इस जगह की बहुत मान्यता क्रिश्चियनिटी में भी है। तो जीसस से रिलेटेड कई इवेंट यहाँ से कोरिलेट किए जाते हैं। सो इवेंट्स रिलेटेड टू जीसस लाइफ। तो इस वजह से तीनों के तीनों रिलीजन में, चाहे हम ज्यूज़ की बात करें, हम मुस्लिम्स की बात करें, या हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तीनों के लिए ये सिटी बहुत ही हॉली है। इज़राइल ने ईस्ट जेरूसलेम को कैप्चर कर लिया था, जॉर्डन से ले लिया था 1967 में, लेकिन इसको कभी भी उन्होंने उस टाइम पर उन्होंने सिर्फ सीज़ किया, एनेक्स नहीं किया। बाद में उसमें उन्होंने सेटलमेंट भी बसाई, लेकिन वो हमेशा से इज़राइल इस टेरिटरी को, जो ईस्ट जेरूसलेम है, वो देने के लिए तैयार था जॉर्डन को। और क्योंकि अरब जो रहे, उनको ऐसा लगा कि उनकी डोमिनेशन है और उन्होंने ये सोचा कि वो इज़राइल को सप्रेस करेंगे, बट द डिसीज़न बैकफायर्ड और इज़राइल बहुत तेज़ी से लड़ा, बहुत स्पिरिटेडली उन्होंने सारी टेरिटरी सीड की, और इवन जितना उनके पास था उससे उन्होंने ज़्यादा ही ले लिया। अब अगर हम इंडिया और इज़राइल पैलेस्टीन की बात करते हैं, तो ये लास्ट पार्ट होगा यहाँ पर हमारा, जो आपको समझना है। इंडिया के केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज़ इंडिया हमेशा से पैलेस्टीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता रहा है। इज़राइल के साथ इंडिया की तरफ से कोई बहुत स्टेप ऐसे नहीं लिए गए रिलेशनशिप को लेकर, बट इज़राइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। उन्होंने हमें 1999 की कारगिल वॉर में भी असिस्ट किया है, एंड इवन ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम्स, कोविड के टाइम पर भी इज़राइल हमें कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है एड, और इवन दो दे आर इन वॉर। तो इंडिया ने लेकिन इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया था बहुत पहले ही। सो इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया इज़राइल को एज अ नेशन इन 1950। जब इज़राइल बना उसके थोड़े ही साल में इंडिया ने उनको एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी मान लिया था। इंडिया ने ही पैलेस्टीन को भी रिकग्नाइज़ किया सबसे शुरुआती दौर में ही। तो इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया पैलेस्टीन को
इन 1988। इंडिया PLO को भी रिकग्नाइज्ड मानता है। बहुत टाइम से इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया हुआ है। इंडिया हैव एक्टिवली सपोर्टेड पैलेस्टीन और वी वर नॉट इन अ डिप्लोमेटिक टाइज विद इज़राइल। अब हम ज़रूर हैं इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ में, बट पहले नहीं थे। हम हमेशा से पैलेस्टीन को एक्टिवली सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन हम इज़राइल को और पैलेस्टीन को दोनों को ही इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ मानते हैं। पास्ट 6-7 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के रिलेशंस पैलेस्टीन के साथ बहुत चेंज हुए हैं, बहुत पॉजिटिव रिलेशंस बने, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। दे आर हैविंग अ वेरी क्लोज नेट, एक बहुत क्लोज बॉन्ड है। नेतन्याहू हैज़ गिफ्टेड इंडिया many of the equipments. Moreover, India have largely been dependent on Israel for many of the military equipments, be it UAVs. स्पेशली हम लोग UAVs को लेकर काफ़ी डील करते हैं इसराइल के साथ। तो UAVs में बहुत एक्सपर्ट रहा है, और इसराइल के पास मिसाइल डिफेंस, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहता है वो भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे आजकल आप आयरन डोम सुन रहे हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली इट इज़ वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। जहाँ पर सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पर वो ड्रिप इरिगेशन करके आज के टाइम पे फ्रूट एक्सपोर्टर हैं। तो इट इटसेल्फ शोज़ द मैनर इन विच इसराइल इज़ प्रोग्रेसिंग। बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। और पैलेस्टीन के साथ इशू ये है कि पैलेस्टीन कंटिन्यूसली ब्रीच हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेगमेंटेशन, तो वो संभाल नहीं पाता ये दोनों रीजन को, गाज़ा एंड वेस्ट बैंक। मोर ओवर इजिप्ट और जॉर्डन कंटिन्यूसली उनको एक्टिवली या तो हम कहें असिस्ट प्रॉपरली नहीं करते हैं, या उनको ऑफ ट्रैक लेके चले जाते हैं। मोर ओवर इस पूरी एरिया में बाकी तरफ भी अगर देखें तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर नॉर्दर्न पार्ट को देखेंगे तो देयर इज़ लेबनान, वहाँ खुद प्रॉब्लम चल रही है। सीरिया बहुत बुरे हाल में है। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है नहीं जो खुद स्टेबल हो और बाकी कंट्रीज़ में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये जो डिस्प्यूट है इसको लार्जली रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस पर है, और अभी भी सिचुएशन को अगर कोई सही कर सकता है दैट इज़ UN ओनली। UN शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड। मोर ओवर रेस्ट ऑफ द नेशंस शुड कम टुगेदर और वो ऑन टेबल पर बैठें, डिस्कस करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये वॉर के टर्म्स में आगे चलता रहा तो लॉस इसमें सिर्फ लाइफ्स का होना है, जिनकी गलती नहीं है। हमास के टेररिस्ट मिसाइल दागते चले जाएंगे इसराइल पे, और इसराइल उसका जवाब देता रहेगा। इसराइल हमास को ख़त्म कर देगा, बट उस कड़ी में हो सकता है देयर विल बी मैनी पीपल हु वुड डेफिनेटली हैव टू लूज़ देयर लाइफ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस शुड टेक द स्टेप। आई बिलीव आपको ये पूरे का पूरा इशू अब समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरे का पूरा डिस्कशन अच्छा लगा, अगर ये सारे पॉइंट समझ आए, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, इसको शेयर करिएगा so that it would be helpful for others also. In the next video, we'll come along with another topic. Till then, take great care of your health. Have a great day ahead. Bye bye. Thank you.